अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपने लेसन की तरफ बढ़ें। आज का हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, एटॉमिक थ्योरी। इसकी हम हिस्ट्री देखेंगे। हम देखेंगे कि बहुत से साइंटिस्ट ने किस तरह हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर समझाने में कंट्रीब्यूशंस किए हैं, जिनमें डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर वगैरह। इनको हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेटस की बात करेंगे। ल्यूसिपस और डेमोक्रेटस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें सबसे पहले एटम का आइडिया दिया था। इन्होंने हमें बताया था कि एटम जो है ये मैटर जो है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, मैटर जितना भी है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको एटम कहते हैं। एटम का मतलब है इनडिविजिबल, ऐसी चीज़ जो डिवाइड ना हो सके। तो आज तो हमें पता है कि एटम को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस वक्त इन्होंने जो हमें आइडिया दिया था वो ये है कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते, इनडिविजिबल है। इसके बाद जॉन डाल्टन की बात करते हैं। जॉन डाल्टन एक स्कूल टीचर साइंटिस्ट था। इसने हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि एलिमेंट्स जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जो इनडिविजिबल हैं, जिनको एटम्स कहते हैं। और डाल्टन ने हमें बताया कि तमाम एलिमेंट्स के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं। He also introduced the concept of chemical reactions involving the rearrangement of atoms. तो जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम्स जो थे ना, वो छोटे छोटे बॉल्स थे जिनसे ये सारी मैटर बना हुआ है। इसके बाद ये हमारे पास जे जे थॉमसन साइंटिस्ट आते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर किए थे तो उसके बाद हमें पता चला इसके कि एटम के अंदर पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन भी दरियाफ्त हो गए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह एक एटम के अंदर रहते हैं, जो जे जे थॉमसन का मॉडल था, उसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल बिल्कुल ऐसे है जैसे एक खीर है या एक कस्टर्ड है, और उसके ऊपर किशमिश के दाने हैं या बादाम के दाने जो है ना, वो ऊपर सजा दिए गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव चार्ज है जिसके अंदर नेगेटिवली पार्टिकल्स स्टक हुए हैं। ये जे जे थॉमसन की मॉडल था। इसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट जो किया, बहुत ही फेमस इसका एक्सपेरिमेंट था। गोल्ड फॉइल के ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स फेंके थे। तो उसके कुछ रिजल्ट्स थे कि ज़्यादातर पार्टिकल्स बिल्कुल गुजर गए इस फॉइल में से, जिसका मतलब था कि बहुत एटम्स का बहुत सा हिस्सा अंदर से खाली है, एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है। कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो इससे ये नतीजा निकाला रदरफोर्ड ने कि आगे जो है ना, सामने फॉइल एटम्स के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जिससे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ टकरा के बिल्कुल वापस आ गए थे, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई हार्ड चीज़ है जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया था। Rutherford also observed that some particles were deflected, suggesting the presence of dense positively charged nucleus. जैसा कि बताया कि पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ टकरा के वापस आए थे, बाउंस बैक हुए थे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ख़ास बात ये थी कि इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एमिट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। और रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, स्टक नहीं है एटम्स के अंदर, बल्कि ये बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। और इसने हमें बताया कि अंदर एक न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग के हवाले से। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट किया तो लाइन स्पेक्ट्रम आता था। हालांकि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था रदरफोर्ड के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उसका फिर जो मजीद वजाहत की नील बोहर ने, नील बोहर proposed that electrons orbit the nucleus in a specific energy levels और shells। बोहर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बाहर घूमते हैं शेल्स के अंदर, उनके स्पेसिफिक शेल्स हैं, और वो उन्हीं के अंदर ही रिवॉल्व करते हैं और अपनी एनर्जी मुसलसल रिलीज नहीं करते।
देखें पहला शेल है जिसे हम के शेल कहते हैं, सेकंड शेल इसको एल कहते हैं, थर्ड शेल इसको एम और फोर्थ एन शेल कहते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के अंदर 8 हैं, थर्ड के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। Neil Bohr suggested that electrons can absorb or emit energy when transitioning between these energy levels, explaining atomic spectra. बोहर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ते। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से, जिस तरह के पहला शेल है, यहाँ से हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है तो वो एनर्जी गेन करता है, एनर्जी गेन करके लेवल चेंज करता है, ऊपर जाता है। और अगर वो ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो ये ट्रांजिशंस होती हैं, इन्हीं ट्रांजिशंस की वजह से लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। इसके बाद बोहर ने हमें बताया था कि जिस तरह मैं यहाँ पर आपको दोबारा दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ना सर्कुलर रिवॉल्व कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जब मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन हुई, तो जो साइंटिस्ट थे वर्नर हेजनबर्ग और श्रोडिंगर वगैरह, इन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल दिया और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सर्कल में मूव नहीं करते एटम में, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की तरह है। ये आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, न्यूक्लियस है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि वो कहाँ पर है। तो इस सारे में जितना डॉटेड लाइन है ये आपको इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल इमर्ज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। जैसा कि उन्होंने हमें बताया था कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों है इलेक्ट्रॉन की, तो उस लिहाज से ये एक वेव है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि ये इस वक्त कहाँ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसको डिस्क्राइब करता है। The concept of subatomic particles such as protons and neutrons within the nucleus also became an integral part of atomic theory. तो अब हमें पता चल गया कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये एटॉमिक थ्योरी की फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज अ टेस्टामेंट टू द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ काउंटलेस साइंटिस्ट। बहुत से साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूशंस की हैं, हु हैज शेप्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। Theories and discoveries made in this field have had far-reaching implications in various scientific disciplines, including chemistry, physics, and material science. I hope कि आपको evolution of atomic theories अच्छी से समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।